हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। अब आइए आज हम लोग इंडियन एविडेंस एक्ट की क्लास में देखते हैं। अभी जो हम लोग राजस्थान एपीओ के लिए कवर कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा सेक्शन 1 to 4, सेक्शन 5 to 11, और उसके बाद लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था सेक्शन 24 to 30 कॉन्फेशन। अब आइए आज शुरू करते हैं हम लोग सेक्शन 32। और ये इसकी हेडिंग क्या है, सबसे पहले देखते हैं। स्टेटमेंट्स बाय पर्सन्स हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज विटनेस। देखिए यहाँ पर हेडिंग है कि ऐसे लोगों का स्टेटमेंट जिनको कि विटनेस के रूप में नहीं बुलाया जा सकता है। कुछ यहाँ पर अ, कारण बताए गए हैं, कुछ कंडीशन सर्कमस्टांसेस बताई गई हैं जिनकी वजह से उन विटनेस को हम कोर्ट में नहीं बुला सकते हैं, नहीं प्रेजेंट कर सकते हैं एविडेंस देने के लिए या किसी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करवाने के लिए। तो यहाँ पर चलिए उन कंडीशंस को देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन 32, और इसकी हेडिंग है केसेस इन विच स्टेटमेंट ऑफ रिलेवेंट फैक्ट cases in which a statement of relevant fact by person who is dead or cannot be found etc is relevant। तो देखिए यहाँ पर जो कंडीशन सबसे पहले दी गई है कि वो पर्सन जो है डेड है या फिर मिल नहीं रहा है, कहीं बहुत दूर चला गया है, खो गया है, या उसको बुलाने में बहुत ज़्यादा कॉस्ट खर्च हो जाएगा, तो उन लोगों का स्टेटमेंट रिलेवेंट होगा। और वो यहाँ पर किस तरीके से रिलेवेंट होगा, आइए हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। स्टेटमेंट्स रिटन और वर्बल, या तो वो रिटन फॉर्म में हो सकता है या तो वर्बल फॉर्म में, ऑफ रिलेवेंट फैक्ट मेड बाय अ पर्सन who is dead or who cannot be found or who has become incapable of giving evidence or whose attendance cannot be procured without an amount of delay or expense which under the circumstances of the case appears to the court unreasonable are themselves relevant facts in the following cases। देखिए यहाँ पर पहले तो कुछ कंडीशंस बताई गई, कुछ सर्कमस्टांसेस बताए गए जो कि हम यहाँ पर पहले ध्यान दे लेते हैं। क्या है कि स्टेटमेंट्स वो या तो रिटन फॉर्म में हो सकते हैं या तो वर्बल फॉर्म में, ओरली भी हो, ओरल एविडेंसेस भी हो सकते हैं ऑफ रिलेवेंट फैक्ट्स मेड बाय अ पर्सन। देखिए क्या किन किन लोगों का एविडेंस यहाँ पर रेलेवेंट है। who have died, who cannot be found, who has become incapable of giving evidence, जो कि एविडेंस देने में समर्थ नहीं है, whose attendance cannot be procured without an amount of delay, जिनको कि बुलाने में बहुत टाइम लग जाएगा और एक्सपेंस या बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है उनको बुलाना, which under the circumstances of the case appears to the court unreasonable under these following cases। तो यहाँ पर क्या केसेस दी गई, देखिए यहाँ पर पूछा जाता है कि सेक्शन 32 में कितने क्लॉज हैं, तो 8 क्लॉज हैं, और उन 8 क्लॉज में सारी सर्कमस्टेंसेस या केसेस बताए गए हैं कि कब कब किसी का स्टेटमेंट या जो कि रिटन है या ओरल है वो रिलेवेंट होगा। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं क्लॉज 1, व्हेन इट रिलेट्स टू कॉज ऑफ डेथ। क्या बताए कि किसी का किसी की डेथ का कारण बताए, तो वो स्टेटमेंट यहाँ पर रिलेवेंट होगा। when the statement is made by a person as to the cause of his death or as to any of the circumstances of the transaction which resulted in his death in cases in which
द कॉज ऑफ दैट पर्सन्स डेथ कम्स इनटू क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर कुछ एसेंशियल्स हैं, हम उनको ध्यान देंगे। सबसे पहली कंडीशन तो है कि ये इसको हम लोग स्टडी करते हैं एज डाइंग डिक्लेरेशन। डाइंग डिक्लेरेशन। और सबसे पहले तो जिस पर्सन ने यहाँ पर स्टेटमेंट दिया उसकी डेथ होना ज़रूरी है। अगर मान लीजिए उसने स्टेटमेंट दिया और बाद में वो बच जाता है, उसकी डेथ नहीं होती है, तो इस सेक्शन में यहाँ पर इस क्लॉज में नहीं फॉल करेगा। यहाँ पर क्या होना चाहिए, जिस भी पर्सन ने ये स्टेटमेंट दी, कोई स्टेटमेंट दिया और बाद में उसकी डेथ हो जाए, तभी यहाँ पर सेक्शन 32 क्लॉज 1 अप्लाई होगा। फर्स्ट क्या हो गया कि उस पर्सन की डेथ होनी चाहिए, ठीक है ना। और सेकंड पॉइंट हम क्या जरूरी है जो यहाँ पर देखते हैं कि वो डेथ जो है कम्स इनटू क्वेश्चन होनी चाहिए। उस मतलब डाउट होना चाहिए कि उसकी डेथ कैसे हुई। एक तरीके से डेथ डेथ जो है वो फैक्ट इन इशू होना चाहिए, क्वेश्चन होना चाहिए। उसके डेथ का रीजनेबल कॉज नहीं पता है, कोर्ट ये इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि कोर्ट में ये प्रूफ करना है कि उसकी डेथ कैसे हुई, डेथ का कारण क्या था। सेकंड पॉइंट ये एक हमने देखा, डेथ इनटू क्वेश्चन, ये हम ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पर एक थर्ड आप ध्यान में रखेंगे, इन हिज डेथ, ऐसे स्टेटमेंट जो उसकी डेथ का कारण बताता हो, ना कि दूसरे की, तो तभी वो डाइंग डिक्लेरेशन के अंदर फॉल करेगा। और यहाँ पर क्या है कि ऐसा कोई भी सर्कमस्टांसेस और या कोई ट्रांजैक्शन जो कि डेथ का कारण बताता हो, ऐसा स्टेटमेंट। तो चलिए आसान शब्दों में, एक सिंपल लैंग्वेज में इसको समझते हैं कि इस सेक्शन 32 का क्लॉज 1 क्या कह रहा है। तो सिंपल शब्दों में इसको ऐसे समझेंगे कि जब कोई व्यक्ति स्टेटमेंट देने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु जो है वो इन डाउट, क्वेश्चन में है, और उसने अपनी डेथ से पहले कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए थे जो डायरेक्टली या तो उसके डेथ का कारण बताएंगे या फिर ट्रांजैक्शन ऑफ दैट एक्ट, कुछ ऐसा एक्ट जिस हुआ उसके बारे में बताएंगे कि ऐसा ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ और बाद में उसकी डेथ हो जाती है, जो कि एक सीरीज ऑफ एक्ट होते हैं। तो और वो स्टेटमेंट उसकी डेथ का कारण बताते हैं। तो यहाँ पर ये है कि वो सेक्शन 32 क्लॉज 1 में फॉल करेगा और वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रिलेवेंट हो जाएगा, जिसको कि हम कहते हैं डाइंग डिक्लेरेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। इनमें कुछ केसेस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। फर्स्ट इज पकला नारायण स्वामी का केस, जिसमें कि वो एक स्टेटमेंट देता है और बाद में उसकी डेथ हो जाती है। यहाँ पर हम बहुत डिटेल में केस नहीं देख रहे हैं। तो जो उसने अपनी वाइफ को स्टेटमेंट दिया था कि वो कहीं पर जा रहा है और इस पर्पस से जा रहा है, तो वो उसका क्या एज डाइंग डिक्लेरेशन कोर्ट ने एक्सेप्ट, एडमिट किया। और तो अब हम देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट। अच्छा हाँ, यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट ये है कि such statements are relevant whether the person who made them was or was not at the time when they were made under expectation of death। यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि जब वो स्टेटमेंट दे रहा था तो उसको ये एक्सपेक्टेशन थी या ऐसा एक्सपेक्टेड था कि उसकी डेथ हो जाएगी। ऐसा एक्सपेक्टेड हो भी सकता है उस टाइम पे जब वो स्टेटमेंट दे रहा था, और नहीं भी हो सकता है। एंड वॉट एवर मे बी नेचर ऑफ द प्रोसीडिंग इन विच द कॉज ऑफ हिज डेथ कम्स इनटू
क्वेश्चन। तो आई होप आपको सेक्शन 32 का क्लॉज 1 समझ में आया होगा। डाइंग डिक्लेरेशन वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम देखते हैं सेक्शन 2। सेक्शन 2 क्या बोल रहा है? सेक्शन 2 बोल रहा है और इज मेड इन कोर्स ऑफ बिजनेस। ऐसा स्टेटमेंट जो कि कोर्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस करने के दौरान की दिया गया हो या स्टेटमेंट किया गया हो। when the statement was made by such person in the ordinary course of business and in particular when it consists of any entry or memorandum made by him in books kept in the ordinary course of business or in the discharge of professional duty or of an acknowledgement written or signed by him of the receipt of money, goods, securities, or property of any kind, or of a document used in commerce written or signed by him, or of the date of letter or other document usually dated, written or signed by him। तो यहाँ पर देखिए कुछ सर्कमस्टांसेस हैं जिनको कि आप रीड कर लीजिए। मेन हेडिंग यही है कि ड्यूरिंग द बिजनेस किसी ने कोई अपना एंट्री करता हो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, मेमोरेंडम बनाता हो किसी बुक में, ठीक है। फिर क्या हो, ड्यूरिंग डिस्चार्ज ऑफ हिज प्रोफेशनल ड्यूटी, वो किसी अपने प्रोफेशनल ड्यूटी में कुछ डेली वो किसी नोट रखने के लिए वो एक कुछ अपना रिकॉर्ड मेंटेन करता हो, उसने कहीं एक्नॉलेजमेंट लिखा हो या साइन किया हो, किसी के का मनी गुड्स उसकी रिसीप्ट हो, सिक्योरिटीज और प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हो, ठीक है, डेट ऑफ रिटन और साइंड बाय हिम, और ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जो कि उसने साइन किया हो या लिखा हो, डेट ऑफ अ लेटर और अदर डॉक्यूमेंट यूजुअली डेटेड, रिटन और साइंड बाय हिम। तो यहाँ पर बेसिकली यही ये बता रहा है कि अपनी पब्लिक ड्यूटी को डिस्चार्ज करते समय और यहाँ पर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज बिजनेस और कोई मेमोरेंडम बनाते समय, कोई रिकॉर्ड एंट्री बुक में करते समय, तो ये सारे जो उसके स्टेटमेंट होंगे रिटन होंगे या उसने साइन किया होगा उस पर, तो ये यहाँ पर क्या कहलाएगा, क्या माना जाएगा, रिलेवेंट स्टेटमेंट माना जाएगा। अगर बाद में उसकी डेथ हो जाती है या फिर वो नहीं बुलाया जा सकता है, खो जाता है, तो उन परिस्थितियों में ये स्टेटमेंट जो है मान्य होंगे। अब चलिए देखते हैं क्लॉज 3, और अगेंस्ट इंटरेस्ट ऑफ मेकर। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर क्या है, और अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ मेकर मीन्स वो अपने विरुद्ध कोई स्टेटमेंट दे रहा हो। अपने विरुद्ध तो कोई कुछ जल्दी स्टेटमेंट देगा नहीं कि जैसे कि सब अपने फेवर में कोई स्टेटमेंट देते हैं, अपने विरुद्ध तो जल्दी कोई ऐसा स्टेटमेंट देता नहीं कि मुझे कन्विक्ट कर लिया जाए या मुझे पनिशमेंट मिल जाए इस तरीके से। क्योंकि यहाँ पर ये माना जाता है कि अपने विरुद्ध कोई अपने खिलाफ या अपने इंटरेस्ट के अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट नहीं देता है, और अगर ऐसा स्टेटमेंट कोई देता है तो वो यहाँ पर सेक्शन 32 क्लॉज 3 में रेलेवेंट होगा। आइए देखते हैं क्या सेक्शन में लिखा हुआ है। व्हेन द स्टेटमेंट इज अगेंस्ट द पिक्यूनरी और प्रॉपर्टी लॉ इंटरेस्ट ऑफ द person making it, or when if true it would expose him or would have exposed him to a criminal prosecution or to a suit for डैमेज। यहाँ पर क्या देखिए कुछ टर्म्स हैं
अगेंस्ट द पिक्यूनरी एंड प्रॉपर्टरी इंटरेस्ट, जो उसके पिक्यूनरी और प्रॉपर्टरी इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो, ऐसे स्टेटमेंट जिस और जो कि कोर्ट ये पाता है कि ये सही है, और वो ऐसा स्टेटमेंट से वो एक्सपोज हो जाएगा, या फिर वुड हैव एक्सपोज हिम टू अ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। अभी जैसे मैंने बोला ना कि उसको कोई पनिशमेंट मिले या कन्विक्ट हो जाए, या ऐसा स्टेटमेंट देने से कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग उसके अगेंस्ट स्टार्ट हो जाए, और या फिर कोई सूट फॉर डैमेज हो जाए। तो अगर वो कोई ऐसा स्टेटमेंट देता है तो वो सेक्शन 32 क्लॉज 3 में रिलेवेंट होगा। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 32 का क्लॉज 4। or gives opinion as to public right or custom or matters of general state interest। ऐसा स्टेटमेंट जो कि एज ओपिनियन हो, किसके किससे संबंधित, पब्लिक राइट और कस्टम और मैटर्स ऑफ जनरल स्टेट इंटरेस्ट। यहाँ पर क्या है, जनरल स्टेट, पब्लिक एट इंटरेस्ट, पब्लिक एट लार्ज से रिलेटेड जो भी इंटरेस्ट होंगे, उससे रिलेटेड कोई मैटर होगा, उससे रिलेटेड कोई स्टेटमेंट देता है तो वो यहाँ पर रिलेवेंट होगा। सेक्शन देखते हैं, व्हेन द स्टेटमेंट गिव्स द ओपिनियन ऑफ एनी सच पर्सन as to the existence of any public right or custom or matter or public or general interest of the existence of which if it existed he would have been likely to be aware, and when such a statement was made before any controversy as to such right, custom or matter has arisen। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि अगर किसी राइट, कस्टम या कोई ऐसा मैटर है जो कि एज जिसको लेकर के इशू हो गया है, इन फैक्ट्स को लेकर के कोई इशू क्रिएट हो जाए और वो पब्लिक और जनरल इंटरेस्ट से रिलेटेड हो, और वो पर्सन ये माना जाता है कि एग्जिस्टेंस ऑफ विच इफ इट एग्जिस्टेड ही वुड हैव बीन लाइकली टू बी अवेयर, जैसा कि उस समय वो पर्सन उस फैक्ट से अवेयर रहा होगा, और उस अवेयरनेस के होने की वजह से उसने कोई स्टेटमेंट दिया किसी राइट, कस्टम या मैटर को लेकर के जो कि जनरल इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक से रिलेटेड हो, तो वो स्टेटमेंट क्या होगा, रिलेवेंट होगा। अब हम देखते हैं सेक्शन 32 का क्लॉज 5, और रिलेट्स टू एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप, और रिलेट्स टू एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप। यहाँ पर क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट दिया हो। देखते हैं आगे, व्हेन द स्टेटमेंट रिलेट्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी रिलेशनशिप by blood, marriage or adoption being person as to whose relationship by blood, marriage or adoption the person making the statement had special means or of knowledge, and when the statement was made before the question in dispute was raised। देखिए यहाँ पर क्या है कि जब उसने वो स्टेटमेंट दिया हो तो उस समय वो डिस्प्यूट में नहीं रहा हो, ये क्वेश्चन डिस्प्यूट में नहीं रहा हो, वो स्टेटमेंट उसने पहले से दिया हुआ है, और ये इश्यू जो है ऑफ रिलेशनशिप ये बाद में अराइज हो गया हो, तो कोर्ट यहाँ पर अगर कोई ऐसा एविडेंस कोर्ट में देता है कि देखिए ये इस इशू से रिलेटेड ये स्टेटमेंट यहाँ पर इस पर्सन ने पहले से दिया हुआ है, तो वो स्टेटमेंट यहाँ पर रिलेवेंट माना जाएगा। और ये क्या होगा, स्टेटमेंट हैज स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज, कि उसको नॉलेज रही होगी इससे रिलेटेड, ये भी माना जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं क्लॉज 6 or is made in will or deed relating to family affairs। ऐसा स्टेटमेंट जो कि रिलेटेड है विल और डीड से of family affairs। When the statement relates to the existence of any relationship by blood, marriage, or adoption between person deceased and is made in any will or deed relating to the affairs of the family to which any such deceased person belonged, or in any family pedigree, or upon any tombstone, family portrait, or other things on which such a statement has usually made, and when such a statement was made before the question in dispute was raised। देखिए यहाँ पर भी ये इस बात का ध्यान रखा गया है कि ऐसे स्टेटमेंट जो हैं वो जब ऐसा क्वेश्चन अराइज हुआ तो उस ऐसे क्वेश्चन अराइज होने के पहले से ऐसे स्टेटमेंट दिए जा चुके हैं जो कि रिलेटेड हैं विल और डीड से रिलेटेड, जो कि किसी फैमिली मैटर के दौरान दिए गए स्टेटमेंट से रिलेटेड है। तो आसान शब्दों में इसको ऐसे समझते हैं कि किसी डिसीज पर्सन की किसी बनाई हुई विल में कुछ चीजें जैसे कि फैमिली पेडिग्री or upon any tombstone, family portrait, or other things on which such statements are usually made, and when such a statement was made before the question in dispute, इन चीज़ों से related कोई भी यहाँ पर स्टेटमेंट हो जो कि रिलेटेड हो एग्जिस्टेंस हो ऑफ एनी रिलेशनशिप से, और जो कि उस पर्सन और जो डिसीज्ड पर्सन है उससे रिलेटेड हो, उस क्वेश्चन जो क्वेश्चन अब अराइज हुआ है जो डिस्प्यूट बन गया है उससे रिलेटेड स्टेटमेंट कोई पहले से अगर है वहाँ पर अवेलेबल तो उसको कोर्ट में प्रेजेंट कर सकते हैं, वो क्या होगा, रेलिवेंट होगा। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 7। Clause 7 or in document relating to a transaction mentioned in section 13 clause A, when the statement is contained in any deed, will, or other document which relates to any transaction as in mentioned in section 13 clause A। ऐसा कोई स्टेटमेंट जो कि किसी डीड या विल में दिया गया हो या किसी अदर डॉक्यूमेंट में दिया गया हो जो कि ऐसे ट्रांजैक्शन जो कि सेक्शन 13 के क्लॉज ए से रिलेटेड हो, यहाँ पर ऐसे स्टेटमेंट रिलेवेंट होंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्लॉज 8, सेक्शन 32 का क्लॉज 8, और इज मेड बाय सेवरल पर्सन्स एंड express feelings relevant to matter in question when the statement was made by a number of person and expressed feeling or impression on their part relevant to the matter in question। जब ऐसा कोई स्टेटमेंट जो कि बहुत सारे लोगों द्वारा दिया गया हो और या फिर उन्होंने अपनी फीलिंग एक्सप्रेस की हो और वो मैटर इन क्वेश्चन से रिलेटेड हो, तो ऐसे स्टेटमेंट यहाँ पर रिलेवेंट होंगे। ये कहता है क्लॉज 8। तो अभी हम लोगों ने देखा सेक्शन 32 क्लॉज 1 to 8 जो कि ये बताता है कि कब कब जो है स्टेटमेंट बाय पर्सन हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज विटनेस रिलेवेंट होगा। तो ये हमारा था सेक्शन 32। अब चलिए आगे देख लेते हैं, थोड़ा सा इलस्ट्रेशन इसके इम्पॉर्टेंट है। मैं एक इलस्ट्रेशन देखती हूँ अभी, और नेक्स्ट आप लोग बहुत इजी सिंपल है, खुद से समझ सकते हैं। कॉन्सेप्ट तो देख ही लिया है, सारे क्लॉज में इसी से रिलेटेड हैं। तो इलस्ट्रेशन ए देख लेते हैं। द क्वेश्चन इज वेदर ए वॉज मर्डर्ड बाय बी
or A dies of injuries received in a transaction in the course of which she was ravished. The question is whether she was ravished by B. The question is whether A was killed by B under such circumstances that a suit would lie against B by A's widow. Statement made by A as to the case of his or her death, referring respectively to the murder, the rape, and the actionable wrong under the consideration are relevant फैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर यह है कि जो भी स्टेटमेंट ए ने दिया हो जो कि उसके डेथ का कारण बताता हो, जो कि क्या रेफर कर रहा हो, मर्डर, रेप, एक्शनेबल रॉन्ग, ये सारे क्या होंगे, रिलेवेंट फैक्ट होंगे। चलिए अब हम यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 45 टू 51 जो कि हमारा सिलेबस में है, और ये है ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स। ये देखिए यहाँ पर ये किस हेडिंग के अंडर है, ओपिनियंस ऑफ थर्ड पर्सन व्हेन रिलेवेंट। इसका मतलब है कि कब किसी तीसरे इंसान का जो ओपिनियन होगा वो यहाँ पर कोर्ट एडमिट करेगी, यानी कि रिलेवेंट होगा। तो सबसे पहले देखते हैं सेक्शन 45। सेक्शन 45 ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट से रिलेटेड है। व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन अपॉन ए पॉइंट ऑफ फॉरेन लॉ or of science or of art or as to identity of handwriting or finger impressions as opinions upon that point of persons especially skilled in such foreign law, science, art or in question as to identity of handwriting or finger impression are relevant fact, such persons are called experts। देखिए जब कोर्ट को किसी फॉरेन लॉ, फिर यहाँ पर क्या होते हैं, साइंस, आर्ट, आइडेंटिटी ऑफ हैंड राइटिंग, ये कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ सब्जेक्ट्स हैं, जब इनको कोर्ट को कोई ओपिनियन बनाना हो अपना, तो वो इन सब्जेक्ट से रिलेटेड जो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, स्पेशली स्किल्ड, जो ऐसे पर्सन्स हैं जो कि इन सब्जेक्ट्स पे उनके पास स्पेशल नॉलेज है, क्या मतलब क्या है, वो स्पेशली स्किल्ड पर्सन्स हैं। तो उन लोगों को कोर्ट बुला करके इन सब्जेक्ट से रिलेटेड उन कोई क्वेश्चन अराइज होता है तो वो उस पर उनका ओपिनियन मांग सकती है, और जो कि एक्सपर्ट ओपिनियन कहलाते हैं। और वो पर्सन्स क्या होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, इसलिए इसको एक्सपर्ट ओपिनियन कहलाती है। और इसकी एविडेंशियरी वैल्यू तो बहुत नॉट सब्सटेंसिव पीस ऑफ एविडेंस है, ये सिर्फ एज कोरोबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस ही इसको यूज़ किया जा सकता है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो भी ये कहीं एविडेंस एक्ट में तो कहीं पर इसकी एविडेंशियरी वैल्यू नहीं बताई गई है, बट क्वेश्चंस अक्सर पूछ लिए जाते हैं इनकी क्या एविडेंशियरी वैल्यू है। तो समय समय पर जो केसेस आते रहते हैं तो उनके जजमेंट से ये जो निष्कर्ष निकला है कि दे आर नॉट सब्सटेंशिव पीस ऑफ एविडेंस बट कोरोबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस। मतलब कि अगर किसी स्टेटमेंट या किसी फैक्ट्स को ये उनका समर्थन कर रहे हो या उनको डिनाई कर रहे हो, तो वहाँ पर उससे उन तथ्यों से मिलान किया जा सकता है उसका, सिर्फ इसी के बेसिस पे कन्विक्शन, पनिशमेंट ऐसा कुछ नहीं दिया जा सकता है।
क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो एक्सपर्ट होते हैं वो भी इंसान होते हैं, उनसे भी गलती हो सकती है, या हो सकता है वो बायस्ड हो जाएं, करप्ट हो जाएं। तो इसलिए यहाँ पर दे आर एक्सपर्ट ओपिनियन इज नॉट सब्सटेंसिव पीस ऑफ एविडेंस। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 45A। दिस सेक्शन हैज बीन added by IT Act 2000। सेक्शन 45A जो कि बताता है ओपिनियन ऑफ एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। तो ये आईटी एक्ट 2000 में, आईटी एक्ट 2000 में जो अमेंडमेंट किया गया उसके थ्रू सेक्शन 45A इंडियन एविडेंस एक्ट में ऐड हुआ। और ये जो है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस से रिलेटेड जो भी अगर कोई फैक्ट क्वेश्चन में आते हैं तो यहाँ पर जो एक्सपर्ट होंगे उनकी ओपिनियन को यहाँ पर रिलेवेंट माना गया है। ये बहुत सिंपल है। ये एज या तो सिर्फ अमेंडमेंट पूछ लेता है कि किस अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया, और या तो ये सेक्शन डायरेक्टली पूछ लेगा कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के ओपिनियन ऑफ एग्जामिनर किस सेक्शन में है। और एज सच कोई खास बहुत इस पे ध्यान नहीं दे रहा है। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 46 फैक्ट्स बियरिंग अपॉन ओपिनियंस ऑफ एक्सपर्ट। तो ये क्या बता रहा है? ऐसे फैक्ट्स जो कि एक्सपर्ट को ओपिनियन लेने में मदद करते हैं। कुछ ऐसे फैक्ट्स वो क्या होंगे? रिलेवेंट होंगे। जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो उनके पास कोई नॉलेज होगी, ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट होगा, ऐसी ऐसी कोई हिस्टोरिकल बुक या ऐसा कोई टेक्निक होगी जिसके थ्रू वो ऐसा ओपिनियन दे रहे हैं। तो ये क्या होगा? ये सारे फैक्ट्स हो गए जो कि जिसके के थ्रू ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट हमें कोर्ट में देखने को मिलता है, और वो सारे फैक्ट्स क्या होंगे? रिलेवेंट होंगे। ये बता रहा है सेक्शन 46। अब देखते हैं सेक्शन 47 ओपिनियन एज टू हैंड राइटिंग व्हेन रिलेवेंट। देखिए, हैंड राइटिंग से रिलेटेड एविडेंस कब कब रिलेवेंट होगा? व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन एज टू द पर्सन बाय whom any document was written or signed. The opinion of any person acquainted with the handwriting of the person by whom it is supposed to be written or signed, or that it was or was not written or signed by that person is a relevant fact. देखिए, हैंड राइटिंग का ओपिनियन कब कब रिलेवेंट होगा? ऐसे पर्सन ने वो ओपिनियन दिया हो जो कि एक्वेंटेड हो, परिचित हो उसकी हैंड राइटिंग से, जिसने कि उस जो रिटन हमारा जो भी हमें कोर्ट में प्रूफ करना है वह उसको या तो उसको उसने लिखा हो या साइन किया हो, ये बता सके, वो इससे परिचित हो, कि बता सके ये उसके द्वारा रिटन है, साइन है। तो ऐसे इंसान का, ऐसे पर्सन का ओपिनियन कोर्ट यहाँ पर रिलेवेंट मानेगी, एडमिट करेगी। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में ये बता रहा है कि कब 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 एक्वेंटेड, परिचित माना जाएगा। तो आसान शब्दों में से समझेंगे कि नॉर्मल ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में वो जैसे उसने कोई लेटर उसको संबोधित करके लिखा हो, उसके जवाब में जिसका हमें हैंड राइटिंग या सिग्नेचर का ओपिनियन कोर्ट को चाहिए। तो
उसने लिखा हो जवाब में, तो उसको पता हो कि हाँ ये मैंने लिखा था, तो उसने जवाब में ये मुझे लेटर भेजा था, वो पहचानता हो कि हाँ ये उसकी राइटिंग है। या वो डेली बेसिस पे उससे कुछ कहीं लिखवाता हो या साइन करवाता हो, तो यहाँ पर ये एक्सप्लेनेशन में यही बताया हुआ है कि कब किसको परिचित मानेंगे किसी की हैंड राइटिंग से। नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 47 का ए, opinion as to digital signature when relevant. This is also added by IT Act 2000 amendment. When the court has to form an opinion as to the electronic signature of any person, the opinion of certifying authority which has been issued the electronic signature certificate is a relevant fact. जब किसी का डिजिटल सिग्नेचर जो है का ओपिनियन लेना हो, तो सर्टिफाइंग अथॉरिटी जिसने वो सर्टिफिकेट इशू किया हो, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट, वो क्या होगा? रिलेवेंट फैक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 48, ओपिनियन एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ राइट और कस्टम व्हेन रिलेवेंट। यहाँ पर क्या बता रहा है कि जब राइट और कस्टम इज इन क्वेश्चन होगा, तो वहां पर कौन कौन से ओपिनियन है वो रिलेवेंट होंगे। तो चलिए देखते हैं। व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन as to the existence of any general custom or right, or the opinion as to the existence of such custom or right of persons who would be likely to know of its existence if it existed are relevant। explanation में क्या बताता है? the expression general custom or right includes custom or rights common to any considerable class of person। देखिए ये सबसे पहले तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है कि सेक्शन 48 जनरल कस्टम और राइट से रिलेटेड है या पर्टिकुलर। तो ये जनरल कस्टम और राइट से रिलेटेड है, और ये सेक्शन 48 को सेक्शन 13 का पूरक सेक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री सेक्शन माना जाता है। और जो कि अब देखते हैं सेक्शन क्या बता रहा है। ऑफ इट एग्जिस्टेंस, देखिए अगर ऐसा कोई पर्सन जो कि उस समय उसको ये नॉलेज रही हो जब वो कस्टम और राइट प्रैक्टिस में रही हो, और उसको नॉलेज हो इस चीज़ की, और इससे रिलेटेड जो स्टेटमेंट वो देगा वो क्या होगा? उसको उसका जो ओपिनियन होगा वो कोर्ट में रिलेवेंट माना जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 49, ओपिनियन एज टू यूजेजेस टीनेट्स एटसेट्रा व्हेन रिलेवेंट। दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, आप बस इसकी हेडिंग ध्यान में रखिए। और सेक्शन 50, ओपिनियन ऑन रिलेशनशिप व्हेन रिलेवेंट। देखिए रिलेशनशिप से रिलेटेड ओपिनियन कब रिलेवेंट में होगी? when the court has to form an opinion as to the relationship of one person to another, the opinion expressed by conduct as to the existence of such relationship of any person who has as a member of the family or otherwise has a special means of knowledge on the subject is a relevant fact। क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि अगर कोई रिलेशनशिप का ओपिनियन चाहिए कोर्ट को, और फैमिली या और अदरवाइज, यहाँ पर लिखा है और अदरवाइज, जैसे कि फैमिली के अलावा फ्रेंड्स लोगों के बीच में उनके कंडक्ट से ऐसा प्रूव होता रहा हो कि ये रिलेशनशिप इन लोगों में एग्जिस्ट करता था, तो इनका ओपिनियन यहाँ पर रिलेवेंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ए एंड बी आर मैरिड, और उनकी फैमिली में या उनके फ्रेंड सर्कल में ए एंड बी के कंडक्ट से उनके फैमिली एंड फ्रेंड्स को लगता था कि यस दे आर मैरिड, तो जो उनके फैमिली एंड फ्रेंड्स का ओपिनियन होगा उनके कंडक्ट को देखते हुए वो क्या होगा? रिलेवेंट होगा। दिस इज सेक्शन 50।
नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 51 ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन व्हेन रिलेवेंट। क्या है कि ऐसे ग्राउंड्स, ऐसे कारण जिनकी वजह से वो ओपिनियन लिया गया, वो ग्राउंड कब कब रिलेवेंट होंगे? whenever the opinion of any living person is relevant, the grounds on which such opinion is based are also relevant। मतलब कि किसी लिविंग पर्सन का ओपिनियन जो है, उसने कोई ओपिनियन लिया, तो उसने किन ग्राउंड्स, किन बेसिस पे वो ओपिनियन लिया, दैट आर ऑल्सो रिलेवेंट। तो ये था हमारा सेक्शन 45 to 51 ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन व्हेन रिलेवेंट। और आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। सेक्शंस को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर अक्सर सेक्शन जो कि खास तौर से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जोड़े गए हैं, सेक्शन 47A एंड 45A, अक्सर मैच द कॉलम या फिर डायरेक्टली सेक्शंस पूछ लेते हैं। तो ये था हमारा आज इंडियन एविडेंस एक्ट, और आई होप आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा। मैंने बहुत आसान शब्दों में इसे बताने की, कवर करने की कोशिश की है। और अब आगे के जो सेक्शंस हैं वो हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।